नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 3 नवंबर 2021 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। सबसे पहले देखो सॉरी, आज वीडियो काफ़ी लेट हो गई। एक्चुअली टेक्निकल इशू आ गया। जो पावर पॉइंट है ना, ये चल ही नहीं रहा था, तो सब्सक्रिप्शन थोड़ा रिन्यूअल करवाना पड़ा, देखना पड़ा, टाइम लग गया इसमें। तो आज 3 इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद केस स्टडी से संबंधित हम कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे, ताकि एक केस स्टडी कैसे लिखते हैं आपको वो अच्छे से पता लग जाए और हम बाद में कंटिन्यूस बेसिस पे कोई ना कोई केस स्टडी डिस्कस करते रहें। कोट है आज का स्टीवर्ट उडाल का, एयर, वाटर, वाइल्डनेस, वाइल्ड लाइफ, इन सब को प्रोटेक्ट करने का जो प्लान है ना, एक्चुअल में वो प्लान मैन को प्रोटेक्ट करने का है। तो मतलब इन सब को प्रोटेक्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैन की जो प्रोटेक्शन है वो इससे जुड़ी हुई है। तो ये कोड आप इस्तेमाल कर सकते हो इन्वायरमेंट से संबंधित आपको कुछ लिखना हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया और यूएसए रिलेशनशिप से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब 21वीं शताब्दी का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें इंडिया और यूएसए के स्ट्रेटेजिक अलायंस को प्रमुखता से जगह मिलेगी। इंडिया और यूएसए के बीच दोस्ती जो है वो 21वीं शताब्दी में काफ़ी ज़्यादा गहरी हुई है। इंडो पैसिफिक रीजन में तो दोनों देश ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ग्रुप भी बनाया है, क्वाड। इंडिया और यूएसए को लगता है दोनों का जो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर है वो है चाइना। बट देखो, दोस्ती तो मजबूत हुई है, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है ना इंडिया और यूएसए के बीच, ये कितना लंबा चलेगा समय बताएगा। क्योंकि एक बात तय है, इतिहास हमें बताता है जब भी कोई नेगेटिव फैक्टर के आधार पर दोस्ती बनती है ना, जैसे चाइना के आधार पर अभी दोस्ती मजबूत हुई है, तो वो दोस्ती कोई ज़रूरी नहीं कि लंबे समय तक चले। तो इंडिया और यूएसए को अभी दूसरे डोमेन्स में भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करना होगा। राइटर कहते हैं वो 2 डोमेन हैं, क्लाइमेट एंड ट्रेड। क्लाइमेट तो देखो ऐसा इशू है, पूरे वर्ल्ड की जो एग्जिस्टेंस है इस पर टिकी हुई है। इंडिया और यूएसए दोनों वर्ल्ड के मेजर एमिटर्स में से हैं और दोनों का कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लाइमेट चेंज के इशू पर। इसके बाद दूसरा डोमेन है ट्रेड। वैसे कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल देते हैं कि ट्रेड का इशू तो सेकेंडरी है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट मतलब चाइना की खिलाफत, चाइना के खिलाफ दोनों का कोऑपरेशन। बट राइटर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। राइटर कहते हैं देखो, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट तो मैटर करते ही हैं, बट ट्रेड एक ऐसा डोमेन है जो दोनों देशों के बीच दोस्ती को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकता है या फिर कमज़ोर कर सकता है। क्लाइमेट चेंज और ट्रेड के डोमेन्स में दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन मजबूत होना ज़रूरी है, ये दोनों देशों के लीडर्स भी जानते हैं। इस वजह से देखो, यूएसए के स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट चेंज जॉन कैरी 2 बार भारत की यात्रा पर आ चुके हैं, ताकि इंडिया और यूएसए के बीच क्लाइमेट चेंज के इशू पर कोऑपरेशन को मजबूत किया जा सके। तो इस विजिट के दौरान ये फैसला लिया गया कि क्लीन एनर्जी एजेंडा पार्टनरशिप के तहत दोनों देश कोऑपरेट करेंगे और ट्रेड के क्षेत्र में कोऑपरेशन को इंक्रीज करने के लिए ट्रेड पॉलिसी फोरम को रिवैम्प करने की कोशिश की गई है। इस साल के अंत में ट्रेड पॉलिसी फोरम की मीटिंग होगी इंडिया और यूएसए के बीच। अभी देखो, इंडिया ने भी 2070 का गोल रख दिया है कि 2070 आते आते इंडिया भी नेट जीरो कार्बन स्टेटस को अचीव कर लेगा। मतलब वो स्टेटस, इंडिया जितना कार्बन एमिट करेगा उतना ही एब्जॉर्ब कर लेगा। तो नेट जो इंडिया की तरफ से कार्बन एमिशन होगा वो 0 होगा। और ये टारगेट इंडिया कब अचीव करेगा? 2070। जब देखो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच दी ग्लासगो में, तो उन्होंने एक बात ये बोली, चूँकि वेस्टर्न कंट्रीज ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज की समस्या के लिए, तो उनको तो बल्कि नेगेटिव एमिशन टारगेट रखने चाहिए। नेगेटिव एमिशन टारगेट मतलब जितना कार्बन वो एमिट करें उससे तो ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करें। लेकिन यूएसए देखो इंडिया के इस स्टांस से ज़्यादा खुश नहीं है। यूएसए ये चाहता था 2070 के बजाय इंडिया थोड़ा ज़्यादा नेट जीरो का टारगेट, थोड़ा जल्दी नेट जीरो का टारगेट अचीव करें। अब ट्रेड की आप बात कर लीजिए। ट्रेड के क्षेत्र में दोनों देश काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं किसी प्रकार का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो, लेकिन अभी हो नहीं इसका है। काफ़ी सारे इश्यूज़ को लेके डिफरेंसेस हैं इंडिया और यूएसए के बीच।
जैसे देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर का इशू है, और इसके साथ साथ वीज़ा का इशू है, टैरिफ का इशू है। तो इन इश्यूज़ को लेकर डिफरेंसेस अभी सोल्व नहीं हो सके हैं। अब दोनों देश देखो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ भी अपना रहे हैं। जैसे एक तरफ इंडिया आत्मनिर्भर भारत कैंपेन इंडिया ने लॉन्च किया ताकि इंपोर्ट को कम किया जा सके और इंडिया आत्मनिर्भर हो सके। दूसरी तरफ यूएसए में भी जब ट्रंप की सरकार थी तो उन्होंने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ अपनाना स्टार्ट की, और वो अभी बाइडेन की सरकार के दौरान चल ही रही हैं। जो मिड इलेक्शन होते हैं यूएसए में, जल्द ही वो इलेक्शन होंगे, तो उससे पहले यूएसए की सरकार टैरिफ को कम कर देगी, ऐसी संभावना दिखाई नहीं देती है। और देखो जो ट्रेड को लेकर डिफरेंसेस है ना दोनों देशों के बीच, इसका फ़ायदा चाइना को हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है WTO में ना अब दोनों देशों के बीच विवाद है सोलर पैनल्स को लेके, मतलब विवाद है सोलर पैनल्स के इंपोर्ट को लेके। इंडिया इंपोर्ट करता है और ये विवाद पहुंचा हुआ है WTO के पास। तो ये विवाद सोल्व नहीं हो रहा, मजबूरी में दोनों देशों को चाइना से सोलर पैनल्स इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। तो इससे दोनों को नुकसान हो रहा है। अगर देखो ये सोलर पैनल्स को लेके जो विवाद हैं इंडिया और यूएसए सुलझा लें तो इससे दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन होगी और इनको चाइना से जो सोलर पैनल्स हैं वो इंपोर्ट नहीं करने होंगे। लास्ट में ये कहते हैं राइटर, देखो ट्रेड और क्लाइमेट का जो इशू है ना वो भी आपस में रिलेटेड है। कैसे? आज के समय में देखो क्लाइमेट चेंज से एडेप्ट करने के लिए और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में आ रही हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स का जो ट्रेड है उसमें भी काफ़ी संभावनाएं हैं इंडिया और यूएसए के बीच। मतलब ऐसे एरियाज़ को एक्सप्लोर किया जा सकता है इंडिया और यूएसए के द्वारा मिलके, जिससे क्लाइमेट चेंज की समस्या तो एड्रेस हो ही, लेकिन इसके साथ साथ उन प्रोडक्ट्स का ट्रेड भी ज़्यादा हो दोनों देशों के बीच है। तो ये विन विन सिचुएशन होगी दोनों देशों के लिए। तो ऐसी ही संभावनाओं को तराशना चाहिए दोनों देशों के लीडर्स के द्वारा। तो ये हमने बात की इंडिया यूएसए रिलेशनशिप से संबंधित ब्रीफ में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल भी क्लाइमेट चेंज से संबंधित ही है। देखो हम काफ़ी समय से इस प्रकार के आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया को नेट जीरो कार्बन का टारगेट रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। इंडिया के ऊपर काफ़ी प्रेशर था क्योंकि ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ ने 2050 का टारगेट रखा है नेट जीरो कार्बन का। चाइना ने 2060 का टारगेट रखा है। इंडिया ने भी अब टारगेट रख दिया है 2070 का। प्रधानमंत्री जो ग्लासगो में गए, काफ़ी सारे बातें उन्होंने बोली। इवन इंडिया ने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में अपने जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस थे ना उनको भी अपडेट कर दिया है। काफ़ी दिनों से आप याद कर रहे थे कि इंडिया 2030 आते आते अपने एमिशन को 33 से लेकर 35% कम करेगा, 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा 2030 आते आते। अब इन सब टारगेट्स को आप भूल जाइए। क्यों? क्योंकि अब सरकार ने यानी इंडिया ने अब अपने जो ये NDC हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के टारगेट्स हैं इनको अपडेट कर दिया है। थोड़ा और एम्बिशियस हो गया है इंडिया। जैसे अब इंडिया ने बोला है कि हम 2030 आते आते 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी की कैपेसिटी इस्टेब्लिश करेंगे। 2030 आते आते 50% हमारे देश में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी होगी। ये भी कहा है इंडिया ने कि 2030 आते आते इंडिया 1 बिलियन टन जो प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है उसे कम करेगा। इसके अलावा 2030 आते आते इंडिया अपने कार्बन जो इंटेंसिटी है उसे 45% कम करेगा, ना कि 33 से 35% जो पहले इंडिया ने बोला था। और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट 2070 आते आते इंडिया नेट जीरो के टारगेट को अचीव कर लेगा। नेट जीरो आपको पता है वो स्टेटस कि इंडिया जितना कार्बन एमिट करेगा उतना ही एब्जॉर्ब कर लेगा, तो रिजल्ट निकलेगा नेट जीरो कार्बन एमिशन। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है इंडिया ने इस प्रकार के टारगेट्स रख के पूरे वर्ल्ड को एक प्रकार से सरप्राइज किया है। क्योंकि देखो यूएस के राष्ट्रपति के स्पेशल एनवॉय इंडिया की यात्रा पर आए थे, तब भी इंडिया ने ऐसा कोई भरोसा नहीं दिया था कि इंडिया नेट जीरो का टारगेट रखेगा। और नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को अपडेट करने की जो डेडलाइन थी वो भी पिछले महीने थी, लेकिन डेडलाइन बीत गई और इंडिया ने NDC यानी नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस में अपने टारगेट्स को अपडेट नहीं किया। इवन G20 का जब समिट ऑर्गेनाइज हुआ उसमें भी हमारे जो मिनिस्टर है ना पीयूष गोयल, उन्होंने कहा था कि जब तक देखो डेवलपिंग कंट्रीज़ को
जो उनकी कमिटमेंट है $100 बिलियन फंड्स प्रोवाइड करने की और क्लीन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने की, वो नहीं पूरा करती हैं तो कैसे वो डेवलपिंग कंट्रीज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा। पीयूष गोयल ने यह भी बोला था कि इंडिया NSG का मेंबर नहीं है चाइना की वजह से और कुछ दूसरे देशों की वजह से, तो इंडिया पूरी तरह से ज़्यादा नॉन फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी की तरफ इंक्लाइन नहीं हो सकता। मजबूरी में हमें कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से एनर्जी प्रोड्यूस करनी ही होगी। तो ऐसा सिग्नल दिया गया इंडिया की तरफ से कि इंडिया का जो स्टांस है इस इशू पर थोड़ा कठोर है। बट अब प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्पीच दी ग्लासगो में, उसमें इंडिया ने ना सिर्फ NDC में अपने टारगेट्स को अपडेट किया बल्कि इसके साथ साथ नेट जीरो टारगेट भी रख दिया इंडिया ने। तो एक प्रकार से इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को चौंका दिया। लेकिन अगर देखो इंडिया को ये टारगेट्स अचीव करने हैं ना तो मशक्कत करनी होगी। जैसे 2030 का एक टारगेट ये है, 2030 से पहले हम 1 बिलियन टन जो कार्बन एमिशन है उसे रिड्यूस करेंगे। अगर इंडिया को ये टारगेट अचीव करना है तो इंडिया को अपना जो अभी एमिशन हो रहा है ना उसे 22% कम करना पड़ेगा, जो कि एक डिफ़िकल्ट टारगेट है। और 2070 वाला जो टारगेट है वो तो देखो अभी काफ़ी दूर है, 50 साल दूर है। और उससे पहले 2030 में तो चाइना का जो एमिशन है वो पीक पर आ जाएगा। मतलब चाइना का जो एमिशन होता है ना वो 2030 तक पीक पर आ जाएगा, उसके बाद कम होना स्टार्ट होगा। और 2070 आते आते बड़े जो कंट्रीज़ हैं वो नेट जीरो के टारगेट को अचीव कर चुके होंगे, तो इंडिया भी अचीव कर लेगा क्योंकि उस समय काफ़ी बेहतर टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में उपलब्ध होंगे। बट एक और डिफ़िकल्ट टास्क, जैसे देखो अभी हमारे देश में टोटल जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना उसमें से सिर्फ 12% रिन्यूएबल एनर्जी है। तो 2030 आते आते अगर इंडिया को 500 गीगावाट जो एनर्जी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस करनी है ना, तो एक प्रकार से 50% जो इंडिया में टोटल एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसका 50% इंडिया को नॉन फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस करना होगा। ये टारगेट भी आसान नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मानना है प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादे किए हैं ना ग्लासगो समिट में, वो एक प्रकार से पूरे वर्ल्ड की जो लड़ाई है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट उसे लाइट दिखाने के काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो प्रॉमिस किए हैं, राइटर भी यही बोलते हैं। देखो क्लाइमेट चेंज का जब इशू है ना उसमें विभिन्न देशों को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि वो कर रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ। ये जो लड़ाई है ना हमें सबको मिलकर लड़नी है, सभी देश को मिलकर लड़नी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो इशू है वो हमने देखा। मतलब जर्मनी में फ्लड्स आई, हमारे देश में हिमालयन रीजन्स में फ्लड्स, और जो भूस्खलन है वो सारा कुछ बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। अगर जल्द ही क्लाइमेट चेंज के इशू को एड्रेस नहीं किया जाता है ना तो पूरे वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस को खतरा है, ना कि सिर्फ एक देश की। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया क्लाइमेट चेंज से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल तमिलनाडु में रिजर्वेशन सिस्टम से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अभी तमिलनाडु में टोटल रिजर्वेशन कितना है, 69%। ये देख सकते हैं कौन सी कम्युनिटी को कितना रिजर्वेशन है। हमारा फोकस इस आर्टिकल में है मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ पर। इनको रिजर्वेशन है तमिलनाडु में 20%। लेकिन जो तमिलनाडु की पिछली सरकार थी ना AIDMK की, तो उस सरकार ने मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में एक कम्युनिटी वनिया कुला क्षत्रिय कम्युनिटी, इनको 10.5% रिजर्वेशन दे दिया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की सीट्स में। जैसे देखो मान लीजिए 100 में से 20 सीट आरक्षित थी मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए, तो 20 में भी 10.5 जो सीट हैं वो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में से एक ही कम्युनिटी के लिए आरक्षित होंगी जिसका नाम है वनियाकुला क्षत्रिय कम्युनिटी। AIDMK की सरकार तो चली गई, लेकिन अभी फिलहाल DMK की सरकार है। DMK की सरकार ने भी इस फैसले को सपोर्ट किया था कि एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन दिया जाए मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के रिजर्वेशन में से 10.5% एक कम्युनिटी को जिसका नाम है वनियाकुला क्षत्रिय कम्युनिटी। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को अब स्ट्राइक डाउन कर दिया है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 मेजर रीज़न दिए, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न ये दिया, जब ये फैसला लिया गया था ना AIDMK की सरकार के द्वारा, तो उस समय संविधान की 102वीं अमेंडमेंट लागू थी। उस अमेंडमेंट के अनुसार सिर्फ राष्ट्रपति के पास पावर है बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने की। जब AIDMK सरकार ने ये फैसला लिया था तो उस समय सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर थी बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने की। वो बात देखो अब अलग है कि अब तो 105वीं अमेंडमेंट भी आ चुकी है।
यानी स्टेट के पास पावर फिर से आ चुकी है बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने की। लेकिन जब रिजर्वेशन दिया गया तब स्टेट्स के पास पावर नहीं थी। इसके अलावा मद्रास हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी बोला, देखो ये मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है, शायद मैंने गलती से सुप्रीम कोर्ट बोल दिया अभी पहले आर्टिकल में, लेकिन ये जो जजमेंट आया है ना रिजर्वेशन को कैंसिल करने का, ये मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है। 2 जजेस की बेंच ने ये जजमेंट सुनाया है, एक तो जस्टिस एम दुर्गास्वामी और दूसरे जज हैं जस्टिस के मुरली शंकर। तो इन्होंने ये बोला है, चलो एक फैक्टर तो ये है कि जब ये रिजर्वेशन दिया गया एक कास्ट के लोगों को, एक कम्युनिटी के लोगों को, उस समय 105वीं अमेंडमेंट नहीं आई थी, यानी प्रेसिडेंट के पास पावर थी बैकवर्ड क्लासेस को रिकॉग्नाइज करने की। लेकिन दूसरा फैक्टर, आपने मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में से एक कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे दिया 10.5%। ना तो आपने कोई डेटा सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट का देखो पहले काफ़ी सारी जजमेंट्स में, अब सही बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का पहले काफ़ी सारी जो जजमेंट्स आई हैं ना रिजर्वेशन से संबंधित, उन जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये बोली है साफ तौर पर, आप देखो किसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देते हो तो कम से कम आप डेटा तो सामने रखो ना कि वो कम्युनिटी कितनी पिछड़ी हुई है। डेटा के बेस पे ही तो आप रिजर्वेशन दोगे, या फिर बिना ही अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से कभी भी किसी भी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे दोगे। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपनी काफ़ी जजमेंट्स में बोली है। उसी बात को मद्रास हाईकोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में दोहराया है कि आपने जो ये कमेटी का नाम है वनियाकुला क्षत्रिय कमेटी, इसको 10.5% रिजर्वेशन दिया है मोस्ट बैकवर्ड कमिटीज़ के रिजर्वेशन में से। तो आप डेटा तो सामने रखो ना कि ये कम्युनिटी ज़्यादा पिछड़ी हुई है, अभी इतने लोग हैं इस कम्युनिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, डेटा के आधार पर ही तो आप रिजर्वेशन दोगे। लेकिन आपने ऐसा कोई डेटा नहीं रखा है सामने। और दूसरी चीज़, आप देखो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में से 115 कास्ट आती हैं और 115 में से एक कास्ट के लोगों को आप एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन दे रहे हो। सिर्फ आपने कास्ट के बेस पे रिजर्वेशन दे दिया, आपने बैकवर्डनेस को देखा ही नहीं। तो हमारे देश में ना सिर्फ कास्ट के नाम पे रिजर्वेशन अलाउड नहीं है, बाकी फैक्टर्स को देखना जरूरी होता है कि वो जो कास्ट है वो कितनी पिछड़ी हुई है। तो ये भी मद्रास हाईकोर्ट का मेजर आर्ग्यूमेंट है। वैसे सरकार ने अपने डिफेंस में ये बोला था कि देखो तमिलनाडु में बैकवर्ड क्लास के जो मुस्लिम्स हैं या फिर अरुंधतियार्स हैं, इनको भी तो रिजर्वेशन दिया है ना। अरुंधतियार्स जो हैं वो एक शेड्यूल्ड कास्ट हैं। तो मद्रास हाईकोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को नहीं माना, बोला कि देखो जब इन दोनों को रिजर्वेशन दिया गया था ना, अरुंधतियार्स जो कि एससी हैं यानी शेड्यूल्ड कास्ट हैं और बैकवर्ड क्लास मुस्लिम्स, तब सरकार ने ना डेटा सामने रखा था सेंसस का कि ये कितनी पिछड़ी हुई हैं। लेकिन आपने वनियाकुला क्षत्रिय कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया है, आपने कोई डेटा सामने नहीं रखा है। इसके अलावा मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी बोला अपने जजमेंट में, अभी देखो तमिलनाडु में 69% कोटा है। अगर आपको इसमें बदलाव करना है ना, तो 1994 के जो रिजर्वेशन प्रोटेक्शन लॉ है जिसे 9th शेड्यूल में भी डाला गया है, आपको उसमें बदलाव करना होगा। लास्ट में राइटर ये कहते हैं, देखो रिजर्वेशन ना एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशू है हमारे देश में। विभिन्न सरकारें ना वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते रिजर्वेशन ज़्यादा देती हैं। जैसे अब AIDMK ने इस कमेटी को रिजर्वेशन दिया, वनियाकुला क्षत्रिय कमेटी, कमीशन गठित किया था, कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार ही नहीं किया, बस इलेक्शन नज़दीक थे इससे पहले ही रिजर्वेशन दे दिया गया। तो इसी वजह से इशू जो है वो और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। रैशनैलिटी के आधार पर विभिन्न सरकारें जो हैं वो एक्ट नहीं करती, किससे उनको इलेक्टोरली फ़ायदा होगा इसको ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन दे दिया जाता है। तो ये गलत बात है। ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया तमिलनाडु में रिजर्वेशन से संबंधित। तो इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं बॉडी ऑफ केस स्टडी आंसर के बारे में, मतलब केस स्टडी के आंसर की बॉडी कैसे होनी चाहिए। देखो केस स्टडी के आंसर की बॉडी कैसे होगी वो तो इस बात पे डिपेंड करता है ना कि केस स्टडी की रिक्वायरमेंट क्या है। अब हर एक केस स्टडी में जो रिक्वायरमेंट है वो सेम थोड़ी ना होती है। किसी केस स्टडी में ऑप्शंस ऑलरेडी दिए होते हैं और उन ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में पूछा जाता है। कुछ केस स्टडीज़ ऐसी होती हैं जिसमें सिचुएशन बता के ये बोला जाता है कि बताइए आप इस सिचुएशन को रिजोल्व करने के लिए क्या करोगे। तो अलग अलग टाइप की केस स्टडीज़ होती हैं। अभी तक जितनी टाइप की केस स्टडीज़ आई हैं उनको आप मेनली इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। मोटा मोटा हमने डिवाइड कर लिया कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केस स्टडीज़ में। जैसे सबसे पहले हैं, आप सिचुएशन को एनालाइज कीजिए
अलग अलग पर्सपेक्टिव से यानी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, और बताइए कि लिखिए यानी आप क्या करोगे इस सिचुएशन में। तो कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाता है पूरी केस स्टडी बता के कि आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से केस स्टडी को एनालाइज कीजिए और लिखिए कि आप इस गिवन सिचुएशन में क्या करोगे। कई बार देखो ये बोल दिया जाता है, आप बताइए इस सिचुएशन को देखते हुए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उन ऑप्शंस के आपको प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस करने हैं, और लास्ट में ये भी बताने हैं आप इनमें से कौन से ऑप्शन का चुनाव करोगे। कई बार यूपीएससी खुद ऑप्शंस दे देती हैं जैसे मैंने आपको बताया, और फिर बोलती है कि इन ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स आपको लिखना है और ये भी बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे, या फिर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो वो भी आप सजेस्ट कीजिए। कई बार यूपीएससी सीधा पूछ लेती है कि स्टेप्स लिखिए जो आप लोगे इस सिचुएशन को रिजोल्व करने के लिए। काफ़ी बार यूपीएससी ये भी पूछ लेती है रैंकिंग दीजिए, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में आप किस किस को पहले निकालोगे, वहाँ से बाहर आप रैंकिंग बताइए। तो एक ही बार वैसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो इस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को देखते हुए आपको अपनी बॉडी का जो पार्ट है वो लिखना है। अब देखो नेक्स्ट हम एक एक करके इनके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 के एग्जाम्पल्स की। टाइप 1 क्या है? कई बार जो यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ लेती है कि सिचुएशन को आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से एनालाइज कीजिए और लिखिए इस गिवन सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल देखिए, आप एज ए डीएसपी पोस्टेड हो किसी एरिया में जिसमें ज़्यादातर जो पॉपुलेशन रहती है वो रूरल पॉपुलेशन है। आपके सामने एक केस आया है, 2 कैटल थीव्स यानी पशुओं को चुराने वाले 2 चोर, उनकी विलेजर्स ने यानी गांव वालों ने पीट पीट के हत्या कर दी है। ये 2 चोर जो हैं पशुओं को चुराने के लिए गांव में एंटर किए थे चोरी छुपे, लेकिन गांव वालों ने इनको पकड़ लिया और पीट पीट के मार डाला। तो ऐसी सिचुएशन में लोकल पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि गांव वालों के अगेंस्ट कोई भी एफआईआर दर्ज ना की जाए, क्योंकि जो मारे गए हैं वो क्रिमिनल्स हैं और हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, मतलब काफ़ी बार क्राइम को अंजाम दिया जाता है ऐसे क्रिमिनल्स के द्वारा। और जो मारे गए हैं वो देखो गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं, बैकवर्ड क्लासेस से, और ये इंसिडेंट्स जो हैं नए नहीं हैं इस एरिया में, और अक्सर ऐसा केसेस में देखने को मिलता है। अगर अपराधी को पकड़ लिया जाता है तो भीड़ बिना किसी दया के उस पकड़े गए अपराधी को बहुत मारती है। तो ये पूरी सिचुएशन दी हुई है। अब आपको बताना है, एनालाइज करना है इस सिचुएशन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से और एक्सप्लेन करना है इस सिचुएशन में आप क्या एक्शन लोगे, और स्टेप्स भी बताने हैं ताकि फ्यूचर में इस प्रकार के वायलेंस को रोका जा सके। तो बताओ कैसे आप इस केस स्टडी में बॉडी का पार्ट लिखोगे। देखो क्वेश्चन में ये पूछा गया है अलग अलग पर्सपेक्टिव से यानी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको इस सिचुएशन को एनालाइज करना है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अलग अलग पर्सपेक्टिव से क्या मतलब है? कौन कौन से पर्सपेक्टिव से हम सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं? देखो सबसे पहला तो तरीका ये है, इस केस स्टडी में जो स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है ना, जैसे डीएसपी खुद एक स्टेक होल्डर है, थीव्स वो भी स्टेक होल्डर मान सकते हो, थीव्स की फैमिलीज मान सकते हो, आप थीव को ना मानो तो गांव वाले आप स्टेक होल्डर मान सकते हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एक स्टेक होल्डर है, और ओवरऑल सोसाइटी भी एक स्टेक होल्डर है। मतलब कहने का ये है कि जो भी स्टेक होल्डर बनते हैं ना, आप उनके पर्सपेक्टिव से सिचुएशन लिखिए कि डीएसपी को क्या करना चाहिए, डीएसपी के पर्सपेक्टिव से सिचुएशन क्या है, विलेजर के पर्सपेक्टिव से क्या सिचुएशन है। हर एक स्टेक होल्डर के पर्सपेक्टिव से आप सिचुएशन जब एनालाइज करोगे तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से सिचुएशन एनालाइज हो जाएगी। दूसरा तरीका देखो ये हो सकता है कि आप अलग अलग जो स्कूल्स हैं मोरल फिलोसफी के, उनके अकॉर्डिंग सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, जैसे यूटिलिटेरियनिज्म, जस्टिस, राइट्स, कॉमन गुड, वर्च्यू अप्रोच। 2 बार हम ये सारी जो अप्रोचेज हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। एक बार शुरुआत में करी थी, उसके बाद जब एथिकल डायलेमा का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तब भी करी थी, और एक बार फिर से करेंगे। मतलब ब्रीफ में एक बार फिर से इन अप्रोचेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तीसरा तरीका देखो ये हो सकता है, जैसे ऐसे में और जीएस पेपर 1, 2, 3 के आंसर्स में आप वेरियस डायमेंशंस ऐड करने की कोशिश करते हो, उसी प्रकार से वेरियस डायमेंशंस के अकॉर्डिंग
भी आप बता सकते हो करंट सिचुएशन क्या है, जैसे सोशल पर्सपेक्टिव से, लीगल पर्सपेक्टिव से, कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल और फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से। इन सभी अप्रोचेस में से देखो स्टेक होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से बताना ना सिर्फ सबसे ज़्यादा आसान है बल्कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दो चोर जो हैं पशुओं को चुराने वाले, वो गांव में घुसते हैं। इसी एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो डीएसपी के पर्सपेक्टिव से ये उसकी ड्यूटी है लैंड ऑर्डर को मेंटेन करना और सभी सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करना। इसके साथ साथ जो लोग मरे हैं उनके प्रति एम्पैथी भी होनी चाहिए डीएसपी की, और करेज भी होनी चाहिए कि जो उसके ऊपर प्रेशर आया है कि गांव वालों के अगेंस्ट केस दर्ज ना किया जाए मर्डर का, तो उस प्रेशर को हैंडल करना। क्योंकि अगर देखो डीएसपी एफआईआर नहीं दर्ज करेगा तो फिर ये गलत प्रेसिडेंट सेट करेगा। आगे भी जाके विलेजर्स के द्वारा इसी प्रकार से किसी चोर की या फिर दूसरे अपराधी की या फिर एक्यूज्ड की हत्या की जा सकती है पीट पीट कर। तो ये डीएसपी के पर्सपेक्टिव से सिचुएशन है। सोशल पर्सपेक्टिव से देखें, समाज में इनटॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा है। इनटॉलरेंस है तभी तो गांव वालों ने पीट पीट कर मार डाला चोरों को। उनका जस्टिस में यानी जस्टिस सिस्टम में विश्वास नहीं है, इसीलिए उन्होंने खुद ने कानून को अपने हाथ में लिया। सोसाइटी में डिविजन्स भी देखने को मिल रही हैं क्योंकि जो चोर मारे गए हैं वो बैकवर्ड क्लासेस के हैं और जिन गांव वालों ने पीट पीट के हत्या की है वो सो कॉल्ड हायर कास्ट के हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फैमिली ऑफ डिजीज्ड। जो लोग मरे हैं उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके साथ तो देखो इनजस्टिस हुआ है। इनजस्टिस का मतलब ये है कि हालांकि देखो जो लोग मारे गए हैं वो चोर थे, बट हर एक एक्यूज्ड को, अपराधी को सजा देने के लिए जस्टिस सिस्टम है। चोरी के लिए मौत की सजा तो नहीं दी जा सकती ना। तो इनजस्टिस तो उनके साथ हुआ है और उनका राइट टू डिग्निफाइड लाइफ जो है वो भी वायलेट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है विलेजर्स। विलेजर्स का राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हुआ है, लेकिन उनके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है खुद से जस्टिस को इंश्योर करने की। अगर देखो इस प्रकार से हर एक पर्सन खुद से ही जस्टिस को अचीव करने की कोशिश करेगा तो फिर कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। कोर्ट्स, पुलिस ये किस काम के? फिर तो रूल ऑफ लॉ वायलेट हो जाएगा और डेमोक्रेसी मोबोक्रेसी में बदल जाएगी, यानी लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से आप वेरियस स्टेक होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से चीजें लिख सकते हो। इसके बाद हम दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरे टाइप में जैसा हमने डिस्कस किया, इस प्रकार की केस स्टडीज पूछी जा सकती हैं। आप बताइए इस सिचुएशन में आपके पास क्या अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आपको हर एक ऑप्शन के प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस करने हैं और ये बताना है कौन से ऑप्शन का चुनाव आप करोगे। अब जैसे ये एक एग्जाम्पल है, ये केस स्टडी यूपीएससी के द्वारा 2014 के मेंस में पूछी गई थी। रामेश्वर ने सक्सेसफुली काफ़ी प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज का पेपर क्लियर किया और बहुत एक्साइटेड था रामेश्वर कि उसको अपॉर्चुनिटी मिली है सिविल सर्विसेज में एंटर करने की और देश को सर्व करने की। लेकिन जैसे ही रामेश्वर ने सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया उसने ये रियलाइज़ किया चीज़ें देखो उतनी आसान नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है जैसा उसने सोचा था। उसने पाया कि जो डिपार्टमेंट उसे असाइन किया गया है वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारी माल प्रैक्टिसेस होती हैं, यानी गलत चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग स्कीम्स के तहत या फिर ग्रांट्स के तहत जो फंड्स एलोकेट होते हैं उन फंड्स का गलत इस्तेमाल किया जाता है। ऑफिशियल जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनको ऑफिसर्स के द्वारा और स्टाफ के द्वारा अपने पर्सनल आवश्यकताओं के लिए यूटिलाइज किया जाता है। कुछ समय बाद वो ये भी नोटिस करता है कि स्टाफ को रिक्रूट करने की जो प्रोसेस है वो भी अच्छी नहीं है, उसमें भी कमियां हैं और जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनको एग्जामिनेशन लिखना पड़ता है जिसमें बहुत ज़्यादा चीटिंग चलती है। कुछ कैंडिडेट्स को एक्सटर्नल हेल्प भी प्रोवाइड की जाती है एग्जामिनेशन में चीटिंग के थ्रू। रामेश्वर ये सारी घटनाएं अपने सीनियर्स को बताता है, लेकिन उसे सलाह दी जाती है कि आप अपनी आंखें, कान, मुंह सब कुछ बंद करके रखिए और इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए। मतलब साफ कि ये सारी घटनाएं हायर ऑफिशियल्स के सहमति से चल रही थी। रामेश्वर को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, रामेश्वर अनकंफर्टेबल महसूस करता है। वो आपके पास आता है आपकी एडवाइस मांगने के लिए। तो देखो आपको इंडिकेट करना है
वेरियस ऑप्शंस जो कि इस सिचुएशन में अवेलेबल हैं रामेश्वर के पास। आपको बताना है रामेश्वर को कि भैया आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कैसे आप मदद करोगे रामेश्वर की इन ऑप्शंस को इवेल्युएट करने में और मोस्ट अप्रोप्रिएट पाथ चूज करने में, ये आपको बताना है। ये केस स्टडी है 2014 में यूपीएससी के द्वारा पूछी गई थी। ये देखो मोस्ट कॉमन टाइप की केस स्टडीज हैं, सबसे ज़्यादा इसी टाइप की केस स्टडीज यूपीएससी के द्वारा पूछी जाती हैं। तो देखो जब भी यूपीएससी इस प्रकार की केस स्टडी पूछे ना कि ऑप्शंस भी बताइए, तो आप मिनिमम 3 ऑप्शंस तो जरूर लिखिए, मैक्सिमम आप 4 लिखिए, इससे ज़्यादा आप मत लिखिए। इससे ज़्यादा ऑप्शंस आप लिखोगे तो डायमेंशंस ऐड करने में बड़ी दिक्कतें आएंगी। 4 ऑप्शंस में और कम से कम 3 ऑप्शंस में डायमेंशंस आप अच्छे से ऐड कर सकते हो। और देखो ऑप्शंस बनाना बहुत आसान होता है। जैसे इसी केस में देख लीजिए, पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि रामेश्वर जो है वो रिजाइन कर दे। दूसरा ये हो सकता है रामेश्वर जो है अलग जगह पर ट्रांसफ़र ले ले। मतलब 2-3 ऐसे आप बना सकते हो ऑप्शन, आसानी से आपको भी पता है। इवन एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि रामेश्वर बाकी लोगों की तरह करप्ट हो जाए, जैसा माल प्रैक्टिस चल रही हैं, रामेश्वर भी गलत चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे। ये ऑप्शन चूज नहीं करने हैं, लेकिन ऑप्शंस लिखने तो है ना। इसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन ये है कि रामेश्वर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले कि मैं ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर चेंज करूंगा। तो ये देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। अब इसके पक्ष में आप डायमेंशंस ऐड करोगे। ये हम आगे आगे देखते जाएंगे कैसे आप वेरियस डायमेंशंस ऐड कर सकते हो, कैसे किसी ऑप्शन को आप सब्सटेंशिएट कर सकते हो अलग अलग आर्गुमेंट्स के थ्रू। अभी फिलहाल हम टाइप देख रहे हैं। इसके बाद हम तीसरे टाइप की केस स्टडीज की बात करते हैं। तीसरे टाइप में देखो यूपीएससी कई बार ये पूछ लेती है कि ये जो अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स आपको बताने हैं। मतलब यूपीएससी खुद ही ऑप्शंस दे दे हमें, हमसे ना पूछे कि बताओ कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। यूपीएससी ने खुद ही ऑप्शंस दे दिए और हमसे पूछ लिया कि इन गिवन ऑप्शंस के क्या प्रोज हैं, क्या कौन्स हैं और आप कौन सा ऑप्शन लोगे। अगर आपके पास कोई दूसरा भी ऑप्शन है तो उसे आप सजेस्ट कीजिए। देखो वैसे शुरू में जब एथिक्स का पेपर ऐड हुआ था ना, मतलब एथिक्स सिलेबस में आया था 2013 में 14 में, उस समय यूपीएससी ने ये पूछे थे। अभी तो पिछले कुछ सालों में यूपीएससी खुद से ऑप्शंस देती नहीं है, लेकिन फिर भी एक टाइप है तो हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। किसी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एक एप्लीकेशन रिसीव हुई है आरटीआई एक्ट के तहत, और उस एप्लीकेशन के लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जुटाने के बाद पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को यह पता लगता है आरटीआई जो है उसी के द्वारा प्रीवियसली यानी पहले कोई डिसीजन लिया गया था उसी से संबंधित है। समझ गए? मतलब कोई पर्सन है महेश, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा है। एक आरटीआई मिली और आरटीआई के तहत जब इंफॉर्मेशन जुटाई गई तो महेश को ये रियलाइज हुआ, अरे ये तो आरटीआई मेरे द्वारा ही पास्ट में जो कोई डिसीजन लिया गया है उससे संबंधित है, और ये भी पता लगता है महेश को कि वो डिसीजन सही नहीं था। मतलब आरटीआई आने के बाद महेश को रियलाइज होगा कि वो डिसीजन जो मैंने लिया था वो सही नहीं था। हालांकि देखो उस डिसीजन में कुछ दूसरे एम्प्लॉइज भी इन्वॉल्व थे। अब सिचुएशन ये है कि अगर महेश उस इंफॉर्मेशन को आरटीआई के तहत रिप्लाई दे देता है, जो आरटीआई एप्लीकेशन आई है उसके रिप्लाई में वो इंफॉर्मेशन महेश डिस्क्लोज कर देता है, तो फिर महेश के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। ना सिर्फ महेश के खिलाफ बल्कि वो दूसरे कोलिग्स जो महेश के साथ डिसीजन में शामिल थे उनके भी अगेंस्ट। और देखो अगर महेश इंफॉर्मेशन नहीं देता है आरटीआई के तहत, या फिर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देता है, छुपा लेता है इंफॉर्मेशन, थोड़े फैक्ट्स को ट्विस्ट कर देता है, तो फिर ना सिर्फ महेश को कम पनिशमेंट मिलेगी और ऐसा भी हो सकता है कि महेश को कोई पनिशमेंट मिले ही ना। वैसे देखो जो महेश है यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो ऑनेस्ट ऑफिसर है, उसकी अपनी कंसाइंस भी है, बट ये जो डिसीजन है जिसके बारे में आरटीआई फाइल की गई है वो गलत साबित हो गया। अब देखो ऐसी सिचुएशन में महेश आपके पास में आया है आपकी एडवाइस मांगने के लिए, और आपके सामने ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये चारों जो ऑप्शंस हैं आपके सामने अवेलेबल हैं। आपको इन सभी ऑप्शंस की मेरिट्स और डीमेरिट्स बतानी है महेश को। तो इस केस स्टडी में आपने देखा
कि ऑप्शंस जो हैं वो ऑलरेडी गिवन हैं। तो पहला ऑप्शन ये है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी महेश वो इस मामले को अपने सुपीरियर ऑफिसर को भेज दे और उसकी एडवाइस मांग ले, और जैसा ही वो सुपीरियर ऑफिसर यानी उसका सीनियर एडवाइस करे उसी को फॉलो करे। इवन तब भी जब सीनियर के द्वारा जो एडवाइस दी गई है महेश को पर्सनली लगता है कि वो एडवाइस ठीक नहीं है, महेश उस एडवाइस से एग्री नहीं कर रहा है, फिर भी महेश अपने सीनियर की एडवाइस को मान ले। ये पहला ऑप्शन अवेलेबल है महेश के पास। दूसरा ऑप्शन ये है कि महेश जो है यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर छुट्टी पे चला जाए और मामले को छोड़ दे अपने सक्सेसर पर, यानी उसके बाद जो पर्सन एज ए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर काम करेगा उस पर छोड़ दे कि वो क्या डिसाइड करता है। या फिर महेश छुट्टी पे ना जाने के बजाय ये बोल दे कि आप ये जो एप्लीकेशन है वो किसी दूसरे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को रेफर कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन ये अवेलेबल है कि महेश सोच ले कि अगर वो सच्चाई से इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके उसके करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो महेश उसी प्रकार से रिप्लाई करे कि उसका पूरा करियर खतरे में ना आ जाए और एट द सेम टाइम वो थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज कर ले इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने पे। मतलब कहने का ये है सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ना करे, थोड़ी सी कर दे, और वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ना करे जिससे कि उसके करियर ही खतरे में आ जाए। ये तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन ये है महेश यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपने दूसरे कोलीग से बात करे जो कि इस डिसीजन में इन्वॉल्व थे और उनकी एडवाइस से काम करें। तो ये चारों ऑप्शंस हैं। अब आपको बताना है कि आप महेश को क्या एडवाइस करना चाहोगे, और जो भी ऑप्शन आप महेश को एडवाइस करना चाहोगे उसके प्रति आप प्रॉपर अपना एक्सप्लेनेशन भी दो कि आप वो ऑप्शन क्यों एडवाइस करना चाहोगे महेश को। तो देखो, अगर एक एक ऑप्शन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हम डिस्कस करें, सबसे पहला ऑप्शन देखिए कि सुपीरियर के पास यानी सीनियर के पास जाओ और सुपीरियर जो भी बोलता है उसकी एडवाइस को मान लो, बेशक आप उसकी एडवाइस से इत्तेफाक नहीं रखते हो। देखो, अगर सुपीरियर के पास मैटर को भेजा जाता है तो ये आसान डिसीजन है डायलेमा से बाहर आने का। जो सुपीरियर एडवाइस करेगा उसको माना जा सकता है, और कल को कोई दिक्कत हो जाए तो कम से कम सीनियर आपके पक्ष में खड़ा रहेगा, सीनियर की सपोर्ट आपको हासिल होगी, सीनियर आपके डिसीजन को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये तो मेरिट है। बट देखो, इससे क्या होगा, इससे डिजोनेंस आ सकता है। डिजोनेंस मतलब आप कुछ अलग चाह रहे थे, सीनियर ने कुछ अलग एडवाइस कर दिया, ना चाहते हुए भी आपको सीनियर की बात माननी पड़ेगी और आप अपने आप में गिल्ट महसूस होगा कि यार ये मैंने क्या किया। मतलब क्योंकि इस केस स्टडी में दिया हुआ है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी महेश वैसे एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, तो आपको डिजोनेंस आ सकता है ना कि सुपीरियर ने कुछ अलग ही अलाउ कर दिया कि भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, और आपको ये लगता था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, भूलना गलत है, तो फिर डिजोनेंस आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की कि थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लो, आप देख लो कि कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जा सकती है जिससे कि करियर खतरे में ना आए, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दो और वो इंफॉर्मेशन छुपा लो जिससे कि करियर खतरे में आ जाए, यानी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर लो। देखो, इससे होगा क्या, चलो मान लिया आपका करियर बच जाएगा या फिर आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, आपने थोड़ी बहुत ही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की है, लेकिन देखो आपने इंटीग्रिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ली ना। अब इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये मैटर नहीं करता आपने थोड़ी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ की या फिर ज़्यादा इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ की। इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ करना मतलब इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है ना, समझ गए। तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो करियर का खतरा तो घट जाएगा, करियर तो रिस्क में नहीं आएगा, लेकिन इससे क्या होगा, महेश जो है वो ये दिखाएगा कि उसमें करेज ऑफ कन्विक्शन नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि उसने जो गलत डिसीजन लिया था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। और देखो, जानबूझ के इंफॉर्मेशन छुपाना ये एक पनिशेबल ऑफेंस भी है आरटी एक्ट के तहत। बाद में पूरी इंफॉर्मेशन बाहर आ गई तो ये फिर उसकी ऑनेस्टी को भी डैमेज करेगा और उसकी जो इमेज है कि महेश एक कंसाइंटियस पर्सन है यानी कर्तव्यनिष्ठ पर्सन है, उसकी ये इमेज भी डैमेज हो जाएगी। और देखो, आज महेश थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट कर रहा है, हो सकता है उसको आदत लग जाए, फ्यूचर में भी वो इंफॉर्मेशन छुपाने लगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। यानी एक कमी को छुपाने के लिए, एक झूठ को बोलने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसके बाद चौथे ऑप्शन की बात करें कि महेश रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाए, अपने कोलिग्स से संपर्क करे, उनकी एडवाइस ले और जो कोलिग्स एडवाइस देते हैं वही मान ले। देखो, ऊपर से देखें
तो ये सही लग सकता है क्योंकि इस सिचुएशन में उसके दोस्त भी शामिल थे, जो कोलिग्स हैं वो भी शामिल थे। और अगर महेश इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देता है तो उसके कोलिग्स भी इसके रिपरकशंस झेलेंगे। लेकिन देखो, सिर्फ उनकी एडवाइस से चलना, वही बात, ये महेश की ऑनेस्टी के अगेंस्ट है, महेश की जो कंसाइंस है उसके अगेंस्ट है, और ये अनएथिकल भी हो सकता है। ये नेचुरल जस्टिस के भी अगेंस्ट है, क्योंकि देखो जिन्होंने डिसीजन लिया था वही डिसाइड कर रहे हैं कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाए। तो और जबकि नेचुरल जस्टिस तो यही कहता है ना कि कोई भी